हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी यानी कि सौर मंडल जो है उसमें पृथ्वी की क्या अवस्थिति है और यह कैसे अन्य सभी ग्रहों से भिन्न है जो इसको अलग बनाता है इस पर जीवन के लिए। ठीक है, ये अन्य सभी ग्रहों से कैसे भिन्न है ताकि इस पर जीवन संभव हो पाता है, क्या कुछ इसमें है, यानी कि अन्य सभी ग्रहों से अलग होने के लिए इसको क्या चाहिए। तो चाहिए कि इसका वायुमंडल होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। ये सभी क्या है, पृथ्वी पर है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव हो पाता है। तो हम आज ज्योग्राफी में प्रवेश कर रहे हैं और 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, और यह है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए देखते हैं कि सौर मंडल में कैसे पृथ्वी की क्या अवस्थिति है, किस तरह से यह अन्य ग्रहों से अलग है ताकि इस पर जीवन संभव हो पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रात होती है, जैसे ही रात होती है तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे आकाश में ऐसे आपको टिमटिमाते हुए चमकते तारे दिखाई देते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, कुछ जो है वो आपको इसी तरीके से चमकीले दिखेंगे। ये सभी क्या कहलाते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। अब हम यह बात अनुभव करते हैं कि इसमें चंद्रमा भी है और भी अन्य तारे हैं और सूर्य है, ये सभी हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है, रात में ही क्यों ये दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। तो वास्तव में होता ये है कि ये रात की तरह ही दिन में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, ये ओझल हो जाते हैं। सूर्य अपने प्रकाश, तेज और चमक से क्या करता है, इनको ढक लेता है और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि वो हमेशा होते हैं हमारे पास, हमारे हमारे इर्द गिर्द। जैसे रात में आप इनको देखते हैं वैसे दिन में भी होते हैं, लेकिन ये सूर्य की प्रकाश के कारण, सूर्य की चमक के कारण क्या होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो हम बात करते हैं अब चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा है, और वो किस प्रकार से हमें अपना एक एहसास दिलाता है, और एक तरह से उस आपको ये कहें कि ये भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है पृथ्वी पर जीवन के लिए। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, रात में भी दृष्टिगोचर बनाता है किसी वस्तुओं को, और वह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को हमारे पास, हमारे तरफ, हमारी पृथ्वी को परावर्तित करता है। ठीक है, यानी कि वह एक तारा नहीं है, सूर्य एक तारा है। तो इन सभी बातों को और हम विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं और इसके बैकग्राउंड को ध्यान में ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बहुत सारे कलाओं के साथ दिखता है हमें, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी नहीं दिखेगा, और कभी क्या होगा, पूरा दिखाई देगा, यानी कि एक स्फेयर की तरफ आपको, एक गोले की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये वृत्ताकार पूरा दिखाई देगा। अब जिस दिन वृत्ताकार दिखता है उस दिन को हम क्या कहते हैं, उस रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, उस दिन पूर्ण चांद दिखाई देता है। अब क्या होता है कि 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन, पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या होता है, यह नहीं दिखाई देता है। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। अब हम क्या देखते हैं कि अमावस्या के बाद आप क्या देखेंगे कि छोटे 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 आकार इसके धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, और पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा हो जाता है, ये एकदम गोल दिखाई देने लगता है। तो ये सभी जो क्या है, यानी कि छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर गोल हो जाता है, ये सभी क्या है, चंद्रमा की कलाएं हम कहते हैं। और जिस दिन सबसे छोटा चंद्रमा दिखता है उस चंद्रमा को हम बाल चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो होती हैं, यानी कि पिंड जो हैं, वो रात के समय आसमान में चमकती हैं। खगोलीय पिंड ये लोग कहलाते हैं। जो भी ये आप सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या होते हैं, चमकते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत सारे ये गैस के बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य का है, एक तारा है, और यह गैसों से बना है, और ये हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश एवं ऊष्मा को देता है। उसी प्रकाश और ऊष्मा के स्रोत के तौर पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी हमारी यूज़ करती है, उपयोग करती है, और हम उससे क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही
हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सारे जो टिमटिमाते हुए आपको तारे दिखते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सूर्य की तरह ही हैं, लेकिन इनकी ऊष्मा और इनकी जो प्रकाश है वो हम बहुत ज़्यादा अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, ये हमसे बहुत दूरी पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। क्या होता है कि तारे क्या करते हैं, तारों का समूह होता है, वो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाते हैं। ठीक है, तो उन आकृतियों के नाम पर, उन आकृतियों के यानी कि बनावट के अनुसार और जैसे ये दिखते हैं उनके अनुसार हम इनका नाम भी रख देते हैं। ठीक है, तब ये क्या है, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, ये क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। अब बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि जो हैं वो बहुत आसानी से आपको पहचान में आ जाने वाले नक्षत्र मंडल हैं। अब हम देखते हैं कि सप्तर्षि यानी कि सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब होता है संत। यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आरसा मेजर का भाग है। अपने परिवार या जो आप अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। इस प्रकार ये हम क्या देखते हैं कि आप सात तारे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। किस प्रकार से ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं, तो आप यहाँ से, ये सांकेतिक तारे होते हैं जो दो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सीधे आप देखेंगे तो एक और आपको बहुत ज़्यादा चमकीला तारा दिखाई देगा, चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। यही क्या है, ध्रुव तारा है। ठीक है, और यह कहाँ होता है, तो यह उत्तर दिशा में होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह उत्तर दिशा में हम इसको देख पाते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में, ठीक है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, अब उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। क्या करते हैं, सप्तर्षि के सहायता से इस ध्रुव तारे को हम जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे सप्तर्षि तारे को देख रहे होंगे। ठीक है, और इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सात तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से ये सीध में जो तारे हैं, जो दो एक एक लाइन में है, एक रेखा के समान है, और ये क्या करते हैं, इसके सामने सीधा एकदम क्या होता है, एक चमकीला तारा एक और आपको दिखाई देगा। यही क्या है, ध्रुव तारा। तो सप्तर्षि तारा यानी कि इसको पहचानने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, पहचान करवाता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, उनमें प्रकाश एवं वो ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और वो किससे लिया गया है, तो प्लेनेटाई से लिया गया है। ठीक है, ये प्लेनेटाई शब्द से बना है ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, ये जो प्लेनेट है वो प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, अब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। यह क्या करती है, अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, यह जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब आप चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे या अंतरिक्ष से देखेंगे, तो ये क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी चंद्रमा की भांति ही सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे यह चमकती हुई दिखाई देती है। अब ये कुछ रोचक तथ्य हैं, इनको हम देख लेते हैं जो अमेजिंग फैक्ट दिए हुए हैं। तो अब क्या हम देखते हैं कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये क्या है, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, इसके चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। क्या है, ये बहुत सारे
पिंडों से बने हुए, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हुए एक पट्टी है, ठीक है। अब पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एक माने कि बहुत बड़ा, आप उच्च क्षमता वाले, आप जब टेलीस्कोप से इसको देखेंगे तो ये दिख जाते हैं, ठीक है, छल्ले आपको दिख जाएंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने ये देखा कि पृथ्वी भी क्या है कि हमें चंद्रमा की भांति चमकती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से आप इसे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ है बुध, सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ बुध है, मर्क्यूरी यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण इस तरीके से हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इनका कक्ष क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये इस पर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और ये परिक्रमा करते हैं सूर्य का, ठीक है। ये किसका परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। और ये सभी अपने एक कक्षा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इन सब का क्या है, अलग अलग ये दिया हुआ है कि ये क्या करते हैं, बुध यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, एक परिक्रमण या 88 दिन में करता है, ठीक है। क्या करता है ये, यहाँ की बुध जो सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये क्या करता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में इसको 88 दिन लगते हैं, ठीक है। फिर शुक्र है, ये क्या करता है, शुक्र करता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको लगते हैं 255 दिन। और यही बुध जो है वह अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, घूर्णन कर लेता है 59 दिन में। और शुक्र है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में, ठीक है। अब ये पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पर। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना समय लेती है, 365 दिन, यही एक वर्ष होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपने अक्ष पर इसको घूर्णन करने में कितना दिन लगता है, तो एक दिन लगता है पृथ्वी को। अब मंगल है, ठीक है। मंगल को हम क्या देखते हैं कि मंगल क्या करता है, ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, मतलब कि एक परिक्रमण करने में कितना, इसको 687 दिन लगते हैं। और अपने अक्ष पर यह एक दिन में घूर्णन कर लेता है, ठीक है। अब इसके चंद्रमाओं की जो संख्या है मंगल के, वह है 2, ठीक है। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है, 2। और पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा है, तो इसके पास है, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा, ठीक है। अब बृहस्पति को देखते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको कितना दिन लगते हैं भाई, तो 11 साल लगते हैं, ठीक है। 11 साल 11 दिन लग जाते हैं इसको, ठीक है। अपने इसको 11 साल 11 महीने और लगभग इसको लग जाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि इसको लगभग लगते हैं 12 साल, ठीक है। बृहस्पति को लगभग 11 साल 11 महीना यानी कि लगभग 12 साल लग जाते हैं। और अपने अक्ष पर इसको घूर्णन करने में कितने लगते हैं, तो 9 घंटे में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है, लगभग 9 घंटे 56 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या है, इसके चंद्रमाओं की संख्या कितना है, 53 है बृहस्पति को, ठीक है। अब शनि है, शनि का क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 29 साल 5 महीने, ठीक है, 29 साल 5 महीने लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसको 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। और इसके चंद्रमाओं की भी संख्या कितनी है, तो 53 है, 53 है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यूरेनस जो है, यूरेनस का क्या है, तो यूरेनस को देखते हैं कि यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 साल लेता है, ठीक है, 84 साल इसको लगते हैं। और अपने अक्ष पर इसको घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। और इसके चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो 27 है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून को क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में इसको लगते हैं 164 साल, यानी कि यह सबसे ज़्यादा दूर है। दूर होने के कारण क्या होता है, इसके कक्षा की यानी कि जो दूरी है वह बढ़ जाती है, जिससे इसको सबसे ज़्यादा समय लगता है। 164 साल में यह एक परिक्रमा करता है, एक परिक्रमा पूरा करता है सूर्य का। और अपने अक्ष पर यह घूमता है 16 घंटे 7 मिनट में। और इसके चंद्रमाओं की संख्या जो है वह 13 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये सभी क्या है, आंतरिक ग्रह हैं। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं ये चट्टानों से बने हैं। ये आंतरिक ग्रह का क्या है फॉर्मूला, आंतरिक ग्रह का माने ये थ्योरी है कि ये सभी क्या है, चट्टानों से बने हैं। और यह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। कौन कौन, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। अब बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और क्या है, अरुण और वरुण, ठीक है।
तो ये क्या है, अब इनका क्या है बाह्य ग्रह का, यह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ये किन से बने हैं, बाह्य ग्रह जो है वह बने हैं गैस और तरल पदार्थों से, और आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानों से बने हैं, और वो जो है वो सूर्य के नज़दीक हैं, और ये सभी सूर्य से काफ़ी दूर हैं, और ये बने हैं बड़े आकार के हैं, और ये बने हैं गैस और तरल पदार्थ से। ठीक है, ये बाह्य ग्रह हैं। तो ये कुछ आपको अंतर था बहुत मामूली, ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में। तो क्या आप जानते हैं, अब आप ये इनको हम देखते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। जो पौराणिक रोमन कहानियां हैं उसमें सोल किसको कहा जाता है, सूर्य देवता को कहा जाता है। अब सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल इसको इसलिए कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को हम लोग सौर मंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। इसको आप और अधिक शब्दों का लिखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, सौर मंडल को देखते हैं। सौर मंडल किस प्रकार से ये है, अब देखते हैं कि सूर्य 8 ग्रह, ठीक है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में यानी कि सूर्य के परिवार में कौन कौन आते हैं, तो इसके परिवार में आते हैं सूर्य आता है, 8 ग्रह जो हैं वो आते हैं, उपग्रह जो इनके 8 ग्रह के हैं वो सभी आते हैं, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सभी क्या आते हैं, सूर्य परिवार के हिस्सा हैं और सूर्य के सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है, यानी कि इसका जो मेन मुखिया है वह सूर्य है। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है, तो सूर्य है सौर मंडल के केंद्र में स्थित, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, यह बहुत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका जो यानी कि आकर्षण बल होता है वह क्या करता है, सौर मंडल को बांधे रखता है। अब सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है, सौर मंडल में जितने भी सारे इसके ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं, उन सभी को यह क्या करता है, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। सूर्य क्या है, सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी क्या करते हैं, अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद क्या है, यह हमसे बहुत दूर स्थित है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। अब हम देखते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या है, ग्रह किन्हें हम कहते हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रह जो हैं, मतलब कि सबसे नज़दीक से सबसे दूर की तरफ है। ठीक है, यानी कि ये सबसे नज़दीक है और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। ठीक है, अरुण एवं वरुण। तो अब हम क्या देखते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये हैं। अब सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, यानी कि एक ट्रिक दिया हुआ है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, यानी कि माई से एम और वेरी से वी और इफ़िशियंट से ई को ले लीजिए, मदर से एम को ले लीजिए, जस्ट से जे को ले लीजिए और सर्व्ड से एस को ले लीजिए, अस से यू को ले लीजिए और नट्स से एन को ले लीजिए। इससे बनता है एम से आपका मरकरी, वी से बनता है वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो इसमें दिया हुआ है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये सभी क्या हैं, जो 8 आप देख रहे हैं ये सौर मंडल के हिस्सा हैं और ग्रह हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, एक निश्चित पथ होता है, निश्चित इनकी कक्षा है, उस पर ये परिक्रमा करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये रास्ते क्या है, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। अब बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध जो है वह सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे सिर्फ 28 दिन लगते हैं। अब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, यह हम देखते हैं कि इसका आकार और जो आकृति है वह क्या है, पृथ्वी के समान है।
और हम पहले क्या देखते थे कि प्लूटो था, ठीक है, एक पहले और एक नौवां जो ग्रह था वह प्लूटो था, लेकिन अब उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है ग्रह की सूची से। तो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी कि 2003 यूबी 313 और सीरस तथा प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ग्रह नहीं कहलाएंगे, ये बौने ग्रह कहलाएंगे। तो अब हम जो ये बॉक्स में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं ये यूज़फुल होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो शब्द की उत्पत्ति यानी कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं, ठीक है। जो जिनका हम यूज करते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसी भाषा के शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, दूसरे भाषाओं से लिए गए होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम ज्योग्राफी को लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। यह क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यानी कि जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, वह क्या है, वास्तव में ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, यानी कि पृथ्वी की बनावट और क्या संरचना है उसके बारे में, ठीक है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई है। जीई शब्द यानी कि पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें, हम पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि जियो, ठीक है, जियो प्लस लॉजी, जियो है, जियो प्लस लॉजी है, यहाँ पे आप लॉजी देख सकते हैं, फिर मेट्रो देख सकते हैं और आईएड देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, तो ये बनता है आपका, आप जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। जियो और लॉजी को जोड़ेंगे तो जियो और मेट्री हो जाएगा, पृथ्वी का मापन, ठीक है, जियोमेट्री। अब हम यहाँ देखते हैं कि जियो और आइड जो होता है जियोइड बनेगा, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुसार। जो भी चीज़ें पृथ्वी के आकार के अनुसार होती हैं, उसके अनुरूप होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप यानी कि जियोइड। तो ये सभी जो शब्द हैं, जो नए शब्द बन रहे हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। अब क्या आप जानते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात को बता दिया था कि ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए ये चमकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये इनका क्या किस प्रकार से गति होता है, इसके बारे में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण अन्वेषण किया था। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे जो खगोलविद हैं यानी कि खगोल शास्त्री हैं, वो क्या करते हैं, इसको खोजने में बहुत सारे अन्य ग्रहों के जो रहस्य हैं कि कैसे ये बने हैं, किस प्रकार से इनका बनावट है, किस प्रकार से इन पर जीवन संभव है कि नहीं है, इन सभी बातों को खोजने में वो लगे हुए हैं। तो प्राचीन भारत में हम क्या देखते हैं कि आर्यभट्ट जो थे वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे थ्योरी को दिया था जो आज के मायने में बिल्कुल सही साबित होते हैं, ठीक है, सटीक साबित होते हैं। अब पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है, यानी कि बुध, शुक्र और उसके बाद पृथ्वी, मरकरी, वेनस और उसके बाद अर्थ, ठीक है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इसको हम क्या देखते हैं कि ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि आप ऊपर साउथ पोल और नीचे नॉर्थ पोल देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे जब साउथ पोल को देखेंगे तो वो थोड़ा वहाँ पे क्या है, चपटी हुई है, ठीक है। ऊपर का जो भाग होता है उसको नॉर्थ ही हमेशा बोला जाता है, आप याद रखेंगे। और नीचे का जो भाग होता है यानी कि इस तरीके से, जो ये ऊपर यानी कि नॉर्थ होता है, ठीक है, और नीचे ये साउथ होता है, और ये इधर यानी कि दाहिने साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये आपका बाएं साइड क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे बोला जाए तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको समझ सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहते हैं, ठीक है। यही यानी कि चपटी हुई है ध्रुवों के पास, यही कारण है कि इसको हम बोलते हैं भूआभ।
अब भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी के समान आकार। अब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, यानी कि जीवन सिर्फ संभव है पृथ्वी पर। अब पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या बनाती हैं, पृथ्वी को हमारे रहने के लायक बनाती हैं, हमारे लिए जीवन योग्य बनाती हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पानी एवं वायु स्थित है, उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है, क्या है, सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी है, ठीक है, यानी कि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब क्या आप जानते हैं, ठीक है, ये जो क्या आप जानते हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप नोट डाउन जरूर करते चलेंगे। प्रकाश की गति लगभग क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। कितना समय लग जाता है पृथ्वी को, हमारे पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में, तो 8 मिनट लगता है। 8 मिनट लगभग 16 सेकंड लगता है, लेकिन इसको अमूमन 8 मिनट या कहीं कहीं आप 8 मिनट 20 सेकंड पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक आंकड़े हैं। तो हम क्या जानते हैं, ये कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या है रोचक तथ्य, अमेजिंग फैक्ट क्या है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है। ये क्या है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने कब कदम रखा था, तो 20 जुलाई 1969 को। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि चंद्रमा क्या है। पृथ्वी के बारे में हमने देख लिया, नीला ग्रह है और यह क्या है, इसी पर सिर्फ जीवन संभव है। अब हम देखते हैं चंद्रमा को, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो 1/4 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह क्या है, नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह कितना दूर है, तो 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों का तुलना कर सकते हैं, और चंद्रमा यानी कि दूर है कितना, 3,84,400 किलोमीटर, और सूर्य कितना है, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है। तो इस प्रकार से आप इसको माइनस करके अंतर निकाल सकते हैं कि कितना है। अब उपग्रह, बार बार उपग्रह की बात आ रही है, तो हम यहाँ उपग्रह के बारे में, उपग्रह को परिभाषित किया गया है उसको देख लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या होता है, ये जितने भी खगोलीय, यह भी एक खगोलीय पिंड होता है, और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे ही ये जो उपग्रह होते हैं वो उस पर्टिकुलर खगोलीय पिंड का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी है तो उसका चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो चंद्रमा क्या हुआ, उपग्रह हुआ पृथ्वी का। अब क्या हम देखते हैं कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ठीक है। यह क्या होता है, मानव द्वारा बनाया गया है, एक कृत्रिम पिंड होता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है, एवं पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसमें क्या है, इनसैट है, IRS है, ईडूसैट है, ये सभी क्या है, उपग्रह हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, ये रॉकेट आप देख सकते हैं, इससे क्या होता है, पृथ्वी यानी कि यहाँ पर भारत को दिखाया गया है। ये आप छोटा सा आकार जो देख रहे हैं, छोटी आकृति, यह पृथ्वी पर भारत को दिखाया गया है। यहाँ से ये रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित होता है। अब रॉकेट क्या होता है, रॉकेट कर पृथ्वी पर गिरना, इस प्रकार से उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, इस तरह से उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ये सभी क्या है, मानव निर्मित उपग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा क्या करता है, एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी कि इसका जो परिक्रमण काल है, ठीक है,
परिक्रमण काल और इसका अपने कक्ष पर जो घूर्णन काल है वह दोनों क्या है, एक ही है। इसलिए हमें क्या होता है, पृथ्वी से एक ही भाग हमेशा उसका दिखाई देता है। ठीक है, यह मतलब उसी गति से क्या करता है, सूर्य पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और उसी गति से क्या करता है, अपने पथ पर भी, अपने धुरी पर भी घूमता है। ठीक है, और स्वयं जो अपनी धुरी पर घूमता है वह भी 27 दिन में ही घूमता है, और पृथ्वी का भी वह चक्कर लगाता है वह 27 दिन में ही लगाता है। तो इसके कारण वह हमें क्या करता है, उसका हमें हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, और क्या देखते हैं हम, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, इसकी सतह पर क्या है, बहुत सारे आप गड्ढे और बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, यानी कि जो फुल मून होता है उस दिन आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा पर जो छाया होते हैं उनको स्पष्ट देख सकते हैं। और ये छाया, ये जो खड्डे और पहाड़ हैं, इन्हीं से ये बनते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, क्षुद्र ग्रह ग्रह की ही भाग है, ग्रह के ही क्या होते हैं, भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो इनको वैज्ञानिक क्या मानते हैं, इन ग्रहों के भाग ही मानते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वह क्या पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उसके बीच में पाए जाते हैं। आप क्षुद्र ग्रह का ये यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इन्हीं से, यानी कि ग्रहों से टूटे हुए उनके भाग हैं। अब क्या है, उल्का पिंड। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस क्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ये क्या होते हैं, गर्म होकर के जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा घर्षण होने के कारण। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बिना जले ये गिर जाए तो उस समय क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं पृथ्वी पर। अब क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये जो रास्ते हैं वो क्या हैं, यह लाखों तारों का समूह है। ये आकाश गंगा है। ठीक है, ये क्या है, लाखों तारों का समूह है। ये क्या है, यहाँ लाखों तारे हैं, उनका यह समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है, मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। क्या है, हमारा जो सौर मंडल है उसी आकाश गंगा का यह जो दुग्ध मेखला यानी कि आकाश गंगा जो है, मिल्क वे, ये आप जो देख रहे हैं इसी का एक भाग है हमारा सौर मंडल। अब क्या देखते हैं कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, क्या है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना किससे की गई है, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। अब इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा था, इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। अब आकाश गंगा क्या है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, एक संरचना है। ठीक है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार यानी कि बहुत से आकाश गंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का, एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, यानी कि ब्रह्मांड को एक तरह से अनंत माना जाता है। ठीक है, इसकी जो कल्पना है वह बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम क्या है, इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी कहाँ स्थित है। हम कहाँ हैं, तो हम पृथ्वी पर हैं। ठीक है, हम हैं इस पृथ्वी पर, और हमारी पृथ्वी कहाँ है, इस सौर मंडल की हिस्सा है। हमारा सौर मंडल जो है वह आकाश गंगा का हिस्सा है, और ये सभी जो आकाश गंगाएं हैं वह ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड यानी कि सबसे बड़ा भाग, यानी कि ये क्या होता है,
एक तरह से अनंत है, जिसके हम सभी एक बहुत से छोटे हिस्सा हैं, उसके हम बहुत छोटा एक हिस्सा है। ठीक है, अब किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये बृहस्पति, शनि, शुक्र, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये सभी प्रश्न इससे बनाए जा सकते हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, और आपने बहुत ही एकाग्रता से इस पूरे क्लास को देखा, समझा और पढ़ा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।